बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पे बीपीएससी 67 की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाएंगे। एक आपकी होगी दृष्टि आईएएस और एक आपकी आस्था आईएएस की और एक आपकी जीएस वर्ल्ड की होगी। यानी कि 3 टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करवाएं आप लोगों के लिए। और आपका जो 67 का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पीसीएस का, अभी उसकी कोई डेट कंफर्म नहीं है। यानी डेट तो कंफर्म है बट डाउट उस डेट पे, यानी कि 7 में डेट दी गई है बट उस पर अभी डाउट चल रहा है कि आगे डेट बढ़ सकती है, क्या हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखना है। डेट किसी भी समय आए तो हम लोग एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार रहें। तो हम लोग यहाँ पे आज कुछ 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपकी क्लास जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। और जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कितनी बेहतर है, आप लोग इससे एक अपना आइडिया लगा सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सही कर पाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे अपना मूल्यांकन ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि जो मगध राज्य था वो उसका जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किस में मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं केवल राइट आंसर बताऊंगा और जहाँ पे जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि जो मगध राज्य का था वो उसका जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पे 4 ग्रंथ दिए गए हैं, तो इसमें किस में मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम जो है वो मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पूछा गया तो सर्वप्रथम आपका उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। और इसकी जो राजधानी थी यानी कैपिटल इसकी थी वो क्या थी, राजगीर। यानी कि मगध की जो कैपिटल थी वो थी राजगीर, यानी अथवा क्या है, राजगृह अथवा राजगृह। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, तो आप लोग इनको राइट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में बिहार में स्थित महाजनपद थे। यानी कि प्राचीन काल में आपको बताना है कि प्राचीन काल में बिहार में कौन से जो महाजनपद थे वो लोकेटेड थे। तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी यहाँ एक से अधिक जो हैं आपके सही हैं। तो आपका जो अंग था, क्या है जो अंग कहाँ पे लोकेट था, ये आपका अंग जो है वो भागलपुर में लोकेट था। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये आपका भागलपुर में था। भागलपुर कहाँ पे है, मुंगेर, भागलपुर मुंगेर में, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो बत्स था ये कहाँ पे था, बत्स आपका जो था ये बत्स तो आपका यूपी के इलाहाबाद में है। कहाँ पे था ये आपका बत्स जो है ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है। उसके बाद में आपका जो बज्ज है ये कहाँ पे, ये दरभंगा के आसपास है, ये दरभंगा के आसपास है। उसके बाद मगध कहाँ पे है, मगध पटना में है। तो यहाँ पे आपका अंग बज्ज मगध ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। लेकिन उसके बाद में आपका जो बत्स है ये यूपी के इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक से अधिक सही थे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है। यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उनकी जो उन्होंने गृह त्याग दिया था उस घटना को हम क्या कहते हैं। तो उसको घटना को कहा जाता है महाविष्क्रमण। क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाविष्क्रमण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका मतलब क्या था, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। वो कहाँ पे दिया था, ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में दिया था।
उसके बाद यहाँ पे दिया है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है कि यह भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ये कहाँ पे हुई थी उनकी मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बोधिसत्व। क्या दिया है? बोधिसत्व। तो इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय का आदर्श, यानी कि जो बोधिसत्व है उसको बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का आदर्श माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उन्होंने गृह त्यागा था उस घटना को महाविस्क्रमण कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अस्तेय का अर्थ क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि अस्तेय का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक सही है। अस्तेय का जो अर्थ होता है वो होता है कि चोरी ना करना। क्या होता है कि अस्तेय का अर्थ क्या होता है कि चोरी ना करना। उसके बाद में अहिंसा ना करना, यानी कि सत्य क्या मतलब क्या होता है? सत्य क्या मतलब होता है कि झूठ ना बोलना। यहाँ पे क्या लिखे? सत्य। सत्य क्या मतलब क्या होता है कि झूठ ना बोलना। उसके बाद में अहिंसा क्या क्या मतलब होता है? यानी यहाँ पे लिखा जो है हिंसा ना करना। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा। आप इसको राइट डाउन करते रहिएगा कि हिंसा का मतलब क्या होता है कि अहिंसा ना करना। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है परिग्रह न करना। क्या है? परिग्रह न करना। उसके बाद में यानी कि आप परिग्रह संपत्ति अर्जित न करना। क्या है? संपत्ति अर्जित न करना, न करना। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में दिए गए इंद्रियों को बस में करना, यानी कि ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या है? कि इंद्रियों को बस में करना, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यहाँ पे आपका या एक से अधिक सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? यानी कि अशोक के जो अभिलेख थे उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है था। तो अशोक का जो अभिलेख था उसमें जो ब्राह्मी लिपि है, यानी कि ब्राह्मी लिपि है, इसका जो प्रयोग हुआ है पूर्वी भारत में हुआ है। कहाँ पे? पूर्वी भारत में इसका प्रयोग हुआ है। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का। उसके बाद में यहाँ पे खरोष्ठी लिपि दी गई, अरामाइक लिपि दी है। तो जो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है। कहाँ पे? पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत में इसका प्रयोग हुआ है। अरामाइक लिपि जो है इसका जो उपयोग हुआ है वो सीमांत प्रांत में हुआ है। कहाँ पे? सीमांत प्रांत में। उसके बाद में आपका तिरहुता लिपि है। तो तिरहुता लिपि का जो प्रयोग हुआ है वो मैथिली भाषा के लेखन में किया गया है। क्या है? जो आपकी तिरहुता लिपि है इसका जो प्रयोग हुआ है वो मैथिली भाषा के प्रयोग में किया गया है। मैथिली भाषा के प्रयोग में इसको किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि का। और ये कहाँ पे? पूर्वी भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही आपका ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, उसके अरामाइक लिपि तीनों यहाँ पे सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मौर्यकालीन अवस्था में जो समाहर्ता शब्द है वो किस अधिकारी के लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो समाहर्ता जो शब्द है उसका प्रयोग किस अधिकारी के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्व विभाग की जो सर्वोच्च अधिकारी है तो समाहर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि जो राज्य की कोषागार के प्रधान अधिकारी है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता था। तो उसके लिए सन्निधाता
वर्ड का प्रयोग होता था, यानी कि राज्य की कोषागार के जो प्रधान अधिकारी हेतु सन्निधाता। उसके बाद में वित्त मंत्री आपका जो सेना के संचालन हेतु इसके लिए आपका नायक शब्द का प्रयोग होता था। क्या होता था? नायक शब्द का। और उसके बाद में जो आपका मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हेतु जो वर्ड यूज होता था उसके लिए होता था मंत्री परिषदाध्यक्ष, यानी कि जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था उसको वो वर्ड को यूज किया जाता था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हेतु समाहर्ता शब्द का प्रयोग में लाया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे जो आग यानी कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। उसके बाद में आपका जो नव पाषाण काल है, तो नव पाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था, यानी कि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। उसके बाद में नव पाषाण काल में भी आपका कृषि का भी वो हुआ था, क्या नाम, आविष्कार हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पहिए का भी आविष्कार हुआ था, कृषि का भी आविष्कार हुआ था और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर होने वाले हुआ आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, कि यानी कि जो हुआ आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमें किस मतलब स्तंभ लेख से सर्वप्रथम प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किससे, हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है, कि एरन अभिलेख से, कि या भीतरी स्तंभ लेख से, या प्रयाग स्तंभ लेख से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भीतरी स्तंभ लेख से हमको हुआ आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे दिया गया हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख से हमको सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो इसमें जिक्र किया गया है, कि इसमें हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। किसका? भारतवर्ष का। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका एरन अभिलेख, तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ हमको है। किसमें जो आपका एरन अभिलेख है इसमें सती प्रथा का पहला हमको लिखित साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो आपका भीतरी स्तंभ लेख है, तो भीतरी स्तंभ लेख में आपको बता ही दिया कि हुआ आक्रमण का सर्वप्रथम को लेख मिलता है। उसके बाद में आपका प्रयाग स्तंभ लेख, इसमें क्या है, इसमें समुद्रगुप्त से जो युद्ध में हार गए राज्यों का वर्णन की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख में हमको हुणों के आक्रमण का जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि किसके शासनकाल में पुरोहित थे, यानी कि जो पतंजलि थे वो किसके शासनकाल में पुरोहित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि जो थे वो पुरोहित थे। जो पतंजलि हैं, पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि जो पतंजलि के जो महाभाष्य है वहाँ से शुंगों के इतिहास की हमको जानकारी भी प्राप्त होती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधुकालीन स्थल जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि हड़प्पा है, कि मोहनजोदड़ो, चाहुंडलो या कोटद्दी। तो आपको बताना है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा सिंधुकालीन स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे अब स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक सही है। सिंधु नदी के किनारे जो स्थित जो सिंधुकालीन स्थल है उसमें आपका मोहनजोदड़ो है, क्या है, मोहनजोदड़ो है, चाहुंडलो है, उसके बाद में कोटदीजी है, और आपका जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए।
हड़प्पा कहाँ पे है? ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है, रावी नदी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे ये बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका पहले हम लोग इसको मिलान करते हैं। योग, योग क्या है? योग के प्रवर्तक कौन है? आपको सभी को पता होगा। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है, सभी को पता होगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम है। क्या है? न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? ऋषि गौतम है। यहाँ पे आपका जैमिनी दिया है तो जैमिनी आपका गलत दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आप थर्ड नंबर दिया गया है कि यानी कि न्याय के प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी नहीं है, ये कौन है? ऋषि गौतम है। तो ऋषि गौतम है, तो यहाँ पे जैमिनी आपका थर्ड वाला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो और आपके जो है यहाँ पे सारे सही सुमेलित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हमको मिलता है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद यानी कि दशराग जो युद्ध हुआ था उसका जो उल्लेख है वो किस ऋग्वेद के किस मंडल में उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो जो दशराग आपका युद्ध था इसकी जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, इसका ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी हमको जानकारी प्राप्त होती है। यह जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। क्या हुआ था कि ये सुदास और एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। और किस नदी के किनारे हुआ था? ये रावी नदी के किनारे हुआ था। क्या हुआ था? रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध। उसके बाद में इसमें विजयी कौन रहा था? तो इसमें सुदास जो थे वो विजयी रहे थे। और किन दोनों के बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, और जिसमें सुदास जो थे वो विजयी रहे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध का वह राजा जो सिकंदर के समकालीन था, यानी कि जो मगध का ऐसा कौन सा राजा था जो सिकंदर के समकालीन था। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पे धनानंद दिए गए हैं, क्यों है? धनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे, यानी कि मगध का जो ये राजा था ये सिकंदर के समकालीन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक था ये। कौन? धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और ये किसके समकालीन था? ये सिकंदर के समकालीन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो 4th नंबर दिया गया है, कौन सा? 4th नंबर। यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी कि यहाँ पे लेखक दिए गए हैं उसकी, और उसके बाद में उसकी रचना कौन, रचना ये दी गई हैं, यानी कि पहले लेखक फिर रचना। ह्वेनसांग, सियूकी, इब्न बतूता, रिहला, तारानाथ, कांगियूर। उसके बाद में 4th नंबर पे यहाँ पे दे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस दिया गया पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो हेरोडोटस के इतिहास का जो पिता कहा जाता है, इनकी जो रचना थी वो हिस्टोरिका थी, यानी कि इनकी जो रचना थी वो क्या थी? हिस्टोरिका थी। और इनको क्या कहा जाता है? इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के
समय में लिखी थी और भारत भारत संबंध पर आधारित है, यानी कि इसमें भारत और भारत संबंध क्या थे, उस समय क्या इनका रिलेशनशिप था, उसके संबंध पर ये आधारित थी स्टोरी का इनकी रचना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट, यानी कि फोर्थ, ओनली फोर्थ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिएगा और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे देखो ये मौर्य प्रांत दिए गए हैं और उसकी राजधानी, यानी कि जो उस समय की बात है कि जो मौर्य प्रांत थे उसकी कैपिटल उस समय कौन सी थी। तो यहाँ पे आपका जो उत्तरापद था इसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला थी। क्या थी, तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की जो वो कैपिटल थी वो क्या थी, इसकी कैपिटल थी उज्जैनी थी। क्या थी, उज्जैनी। उसके बाद में कलिंग की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कलिंग की जो कैपिटल थी वो थी तानसेली। क्या थी, वो तानसेली थी। उसके बाद में दक्षिणापंथ की जो कैपिटल थी वो क्या थी, दक्षिणापंथ की जो कैपिटल थी वो थी सुवर्णगिरी। क्या थी, सुवर्णगिरी। उसके बाद में पारसीपुरी प्रांत की जो कैपिटल थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। तो एक बार हम लोग फिर से इसको मिलान कर लेते हैं। उत्तरापद की क्या थी, उत्तरापद की तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की क्या थी, अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी। और उसके बाद में कलिंग की क्या थी, तक्षशिला। तो यहाँ पे ये आपका सही सुमेल हो गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो किस में मिलान हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगसनीत के अनुसार मौर्यकालीन नगर का प्रशासन कितनी समितियों में विभक्त था, यानी कि विभक्त था। कि जो मेगसनीस के अनुसार जो मौर्यकालीन नगर था उसका प्रशासन था वो कितनी समितियों में विभक्त था। तो आपको बताना है यहाँ पे कितनी में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 समितियों में विभक्त था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता था कि इसमें जो मौर्यकालीन जो प्रशासन था उसमें 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, यानी कि जो मंडल करता था तो जो उसमें क्या होती थी 6 समितियाँ में विभाजित किया जाता था। क्या होता था, 6 समितियों में, 6 समितियों यानी कि 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जिसको 6 समितियों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्या होते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कि 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जिसको 6 समितियों में विभाजित किया जाता था और जिसमें एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कितनी समितियों में विभक्त किया जाता था, तो 6 समितियों में विभक्त किया जाता था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, यानी कि आपको बताना है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। और इनकी जो पुस्तक थी वो इसकी पुस्तक का नाम की जो था वो था माध्यमिक सूत्र। इसमें इन्होंने संक्षेपता का सिद्धांत दिया था, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसने, नागार्जुन को। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि गुप्त काल के संदर्भ में इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, पार्वती मंदिर। ये कहाँ पे है, तो ये आपका पार्वती मंदिर नैना कुठार में है। कहाँ पे है, नैना कुठार एमपी में है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है खो नागौदा, तो ये खो नागौदा में नहीं है, ये नैना कुठार एमपी में है। कहाँ पे, नैना कुठार मध्य प्रदेश में है।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और सारे यहाँ पे क्या हैं, और सारे यहाँ पे आपके सही सुमेलित हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके शासन में काल में हुआ था, यानी किसका, एलोरा और एलिफेंटा जो गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था, यानी कि पल्लव, राष्ट्रकूट, चाणक्य और या चोल। तो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे, राष्ट्रकूटों के समय हुआ था एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का मंदिरों का निर्माण। और कहाँ पे हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रकूटों के शासन काल में हुआ था और महाराष्ट्र में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चोल जो साम्राज्य था आपका, तो उसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयलाल ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में आपका विष्णुवर्धन जो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन नंबर ए में, तो इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, यानी कि विष्णुवर्धन ने चालुक्य वंश, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य और दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की, और जो विजयलाल थे उन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया चोल साम्राज्य, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साम्राज्य दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पे राजधानी दी गई है। तो यहाँ पे आपको विजयनगर जो दिया है, तो विजयनगर की जो यहाँ पे कैपिटल दी गई बीजापुर दी गई, क्या है, बीजापुर दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्या है, ये सही सुमेलित नहीं है। अभी आपको बताया भी था कि जो विजयनगर था उसकी जो स्थापना थी हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी, और इसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। क्या थी, विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। और ये कहाँ पे स्थित है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। क्या है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे अब स्थित है। इसकी राजधानी हम्पी। तो बीजापुर इसकी राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी है हम्पी। और कहाँ पे स्थित है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे अब स्थित है। इसकी जो राजभाषा है वो है तेलुगु। क्या है, इसकी राजभाषा जो है वो तेलुगु है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे जो आयुर्वेदाचार्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो धनवंतरी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। और क्या थे, आयुर्वेदाचार्य कौन थे, धनवंतरी। जो महर्षि चरक थे ये कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। क्या, ये कुषाण मतलब राज्य के राजवैद्य थे। उसके बाद में महर्षि जो सुश्रुत दिए गए हैं, तो इनको ये जो थे वो शैल चिकित्सा के जनक थे। इनको क्या कहा जाता है, इनको शैल चिकित्सा का जनक कहा जाता था। और उसके बाद में जीवक जो थे वो भगवान बुद्ध के निजी वैद्य थे। कौन थे, वो भगवान बुद्ध के निजी वैद्य थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनवंतरी, यानी कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, मतलब किसके द्वारा आजीविक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मक्खल गोसाल के द्वारा आजीविक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आज केवल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।